नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश की विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, वामपंथी हो या डीएमके हो या अलग अलग राज्यों में कुछ निगेटिव माइंडसेट वाली पार्टियां, आम आदमी पार्टी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं। लेकिन इन सारी पार्टियों का निगेटिव माइंडसेट वो हर जगह नकारात्मकता ऐसे पैदा कर रही है, जैसे कि इन लोगों का एक उद्देश्य हो गया है कि जब तक देश में अराजकता की स्थिति न रहे, संवैधानिक संस्थाएं धाराशायी न हो जाए, लोगों का उनके ऊपर भरोसा खत्म न हो जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए इन लोगों ने नई नई तरकीबें निकाली है। ये अपनी पार्टियों के माध्यम से हंगामा करते हैं, सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र के हत्या की बात करते हैं। लेकिन जब इनको लगने लगता है हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी बातों का असर लोगों के ऊपर उतना नहीं होगा, तो फिर ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो पनप रहे हैं चारों तरफ है, जो इनकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, जो एनजीओ हैं, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से अपनी एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ इन्वायरमेंट के नाम पर खतरनाक साजिश करते हैं, ये सारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट करता है। किसान संगठन भी सामने आते हैं और उसके बाद इन लोगों का प्रभाव थोड़ा कम होता दिखाई पड़ता है, तो उससे भी बड़ी संस्था जहां ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी सरकार के खिलाफ, उन संस्थानों के खिलाफ जिसके ऊपर हम हमला कर रहे हैं, कुछ एक खबर आ जाए, एक ऐसी टिप्पणी आ जाए जिसके कारण हमें एक हथियार मिल जाए कि नहीं नहीं, ये मोदी की सरकार तानाशाही की सरकार है, जनता हमारे साथ है। लेकिन इन लोगों ने जनता के वोट को चुरा लिया है और सरकार चोरी की सरकार है। इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट्स में इन लोगों की दाल कम गलती है, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाते हैं। लेकिन आजकल स्थितियां थोड़ी बदली हुई दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब लगने लगा है, टिप्पणियां जो करते हैं सरकार के खिलाफ, उसका इस्तेमाल टूल्स की तरह ये लोग कर रहे हैं, हथियार की तरह कर रहे हैं, जिसका इशारा पिछले दिनों अमित शाह ने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणियों के लिए सोचना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें प्रोसीडिंग के दौरान कही जाती है, जिसका फैसलों में कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को करने से विपक्ष को एक हथियार मिल जाता है, बल्कि उसका असर फैसलों में नहीं होता। लेकिन फिर भी विपक्ष वाले ऐसा करते हैं कि सरकार ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, बाद में फैसला भी सरकार के खिलाफ ही आया और उसमें जो टिप्पणियां हुई वो और ज्यादा खतरनाक थी। उस समय अमित शाह ने कहा था। उसके बाद किरण रिजिजू जब कानून मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हर मंच पर, प्लेटफॉर्म पर यह बात उठाया कि फैसले और टिप्पणियों में अंतर है, तो फैसले आपको जो देना है वो दें, बाद में हम भी चैलेंज करेंगे उन फैसलों का और बड़ी बेंच में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप टिप्पणी करते हो जिसका फैसलों से लेना देना नहीं है, सारे जज समाज शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं, सामाजिक जानकारी हो जाती है और उसके बाद स्थितियां क्या होती है, ये विपक्ष वाले उनको उठा लेते हैं, अखबार में, मीडिया में उसे टिप्पणी का जिक्र करके सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। और ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं कुछ वकील, सीनियर एडवोकेट, और वो सारे सीनियर एडवोकेट ये पॉलिटिकल एडवोकेट हैं जो कि राजनेताओं के संपर्क में रहते हैं। राज्यसभा का रास्ता इनको चाहिए, राज्यसभा में बैठकर लॉबिंग सेटिंग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर बार एसोसिएशन के माध्यम से यहां भी लॉबिंग सेटिंग करते हैं। लेकिन जो ये परसेप्शन बदला है, स्थितियां बदली है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना है इन बातों को लेकर कि आप कानून के रखवाले हैं तो कानून सम्मत बातें कीजिए। आपकी एक एक टिप्पणी, एक एक बातें महत्वपूर्ण होती है, जिसको सोच समझकर बोलना चाहिए। और इसी बदले हुए परसेप्शन में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एसआईआर के मुद्दे पर, और उसमें
जिस तरीके से बेइज्जत हुए कपिल सिब्बल, वो देखा जा सकता है कि जस्टिस सूर्यकांत थोड़े से बदल से गए हैं। वो सीजेआई बनने के बाद भी बदल गए हैं, क्योंकि यही जस्टिस सूर्यकांत थे जब नुपुर शर्मा का विवाद चल रहा था तो उस समय बेलगाम हो गए थे। उस समय इन्होंने जो टिप्पणी की थी, पूरे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, मेन स्ट्रीम मीडिया तक उस बात की चर्चा हो रही थी कि यही सूर्यकांत ने जब नुपुर शर्मा के टिप्पणी पर विवाद के मामले में सुनवाई की तो सीधे तौर पर कह दिया, आप एक महिला हो जिसके कारण पूरा देश जल रहा है। जिसके बाद उनको ये अपने शब्द वापस लेने पड़े थे, क्योंकि हंगामा हुआ कि आपने क्या बात कर दी। वही जब जुबैर की बात आई थी, अल्ट न्यूज वाले जिसने ये प्रोपेगेंडा पैदा किया था कि नुपुर शर्मा ने कैसी टिप्पणी की, तो उसके सारे केसेस को एक साथ कर दिया था। नुपुर शर्मा यही कहने के लिए गई थी कि देखिए ये केसेस जो हैं अलग अलग जगहों पर हमको टारगेट करने के लिए रजिस्टर्ड करवाए गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ ये फरमान जारी किए जा रहे हैं सर तन से जुदा करने का, और गंदी गंदी टिप्पणियां उनके खिलाफ की गई थी। लेकिन जज साहब उस समय नहीं सुने। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ यही कि जैसे ही सीजेआई बनने के क्रम में आगे बढ़ते गए, सूर्यकांत भी थोड़े विचारशील हो गए, और सीजेआई सूर्यकांत ने एसआईआर के मुद्दे पर जो कपिल सिब्बल के सामने सवाल रखे, उसका जवाब इनके पास नहीं था। ये बेइज्जत होकर खड़े रहे, भिनभिनाते रहे, कुछ बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। स्थिति ये हो गई कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप एफिडेविट दायर करें, काउंटर एफिडेविट दायर करें चुनाव आयोग को, तो उसके बाद कपिल सिब्बल ऐसे स्थिति में आ गए कि उन्होंने कहा हमें डेट चाहिए, आगे का तारीख चाहिए, और तारीख जल्दी होनी चाहिए। हम कोई रिज्वाइंडर नहीं देना चाहते हैं। मतलब जो काउंटर एफिडेविट अगर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा तो उसको लेकर उसके स्टडी करके हम आगे कोई रिज्वाइंडर नहीं देंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, हमको सिर्फ तारीख चाहिए पहले का। यह कपिल सिब्बल की स्थिति हो गई थी जब राकेश द्विवेदी जो सीनियर एडवोकेट हैं, चुनाव आयोग की तरफ से वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बातें रखनी शुरू कर दी, और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या कपिल सिब्बल ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया है, जो बाहर देश से आया है, यहां काम कर रहा है, किसी परिस्थिति में रह रहा है, और रहते हुए उसको भारतीय संविधान की इज्जत करते हुए उसकी सुविधाओं के लिए उसे आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाता है ताकि सब्सिडी रेट पर राशन मिल सके, कुछ और सुविधाएं मिल सके, लेकिन क्या वो घुसपैठिए को उस आधार कार्ड के आधार पर उसे वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है? कपिल सिब्बल बुदबुदाने लगे, उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि क्या आधार कार्ड हमारा छीन लिया जाएगा अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है? तो अहमियत है। यही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अहमियत है, लेकिन वोट देने के लिए अहमियत नहीं है, क्योंकि यह आधार कार्ड का आधार ही ये नहीं है कि आपको नागरिकता का प्रमाण देता है। ये अपने देश में रहने वाले लोग वो नागरिक हो या ना हो, जो देश में रह रहा है उसकी अलग अलग तरीके से फैसिलिटी, सुविधाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर सरकार कुछ मुहैया कराती है। उसमें रहने वाले लोग अगर 3 साल से कोई वर्क वीजा पर भी आया है और वो रहता है यहां पर, और वो चाहता है कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है किसी दूसरे देश का व्यक्ति और उसके पास वैलिड वीजा भी है, तो उसे भी सरकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब मजदूर है, वो लीगली भारत में रह रहा है। घुसपैठियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो इस तरह के जो सवाल उठे उस पर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध करते रहे, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत और साथ ही जस्टिस बागची, ये दोनों ने इन लोगों को पानी पानी कर दिया। राकेश द्विवेदी की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हीं दोनों ने पानी पानी कर दिया। जब ये लोग स्टे लगाने की बात कर रहे थे तो ईसीआई की तरफ से कहा गया कि हमने लगभग 99% ये फॉर्म बांट दिए हैं, 50% हमारे पास आ भी गया है, 50% से ज्यादा, और उसमें भी डिजिटलाइज हो गया है 50% से ज्यादा। अब आगे कह रहे हैं कि इसका टाइम बढ़ा दिया जाए।
अब आप इंतजार कीजिए, 9 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए। 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा तो उसके बाद हम तय कर लेंगे कि क्या होना चाहिए। अगर आपके पास आपत्ति है तो कई ऐसी बातें हुई जिसके कारण अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों की स्थिति ऐसी हो गई कि इनके पास कोई लॉजिक नहीं बचा था, क्योंकि बिहार के समय से ये सारे पैतरे सुप्रीम कोर्ट का आजमा रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी दाल नहीं गली। और उसके बाद ये 3 सीएम जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी, एक ममता बनर्जी, एक स्टालिन और तीसरे पिनराई विजयन, ये तीनों की हेकड़ी निकाल दी गई। क्योंकि केरल सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था नहीं हमारे पास स्टाफ नहीं है। ऐसे समय में जब वहां लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है, यानी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, और ऐसे समय में एसआईआर हो रहा है, तो बीएलओ इधर चले गए हैं, तो दूसरे तरफ हम कैसे चुनाव करवा पाएंगे। जस्टिस बागची ने यही कहा कि आपके पास तो कर्मचारियों की कमी है नहीं, और ये अलग अलग बंचेज में होते हैं कर्मचारी। अगर आपको जरूरत है तो आप कहिए कि इतने बीएलओ को हमको कुछ समय के लिए जरूरत है चुनाव करवाने के लिए। यही बात राकेश द्विवेदी ने भी कही कि आप हमसे डिमांड करो, हम तो एक बूथ पर एक कर्मचारी आपका लिए हैं जो बीएलओ की भूमिका में है, लेकिन आपके पास तो अलग अलग विभाग में अलग अलग कर्मचारी हैं, और चुनाव के समय तो छुट्टियां होती है और ज्यादा इस्तेमाल करो। लेकिन फिर भी जो स्थितियां रही उसमें इनको समय पहले दे दिया गया। केरल सरकार ने बार बार कहा नहीं 9 दिसंबर नहीं, 4 दिसंबर नहीं, 9 से 11 को हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो थोड़ा पहले दे दिया जाए। इसलिए 2 दिसंबर को इनके अगली सुनवाई होगी। 1 दिसंबर को वोटर रोल के बारे में ईसीआई की तरफ से एफिडेविट डाला जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खराब स्थिति ममता बनर्जी की रही। ये चीखते चिल्लाते रहे, इनके तरफ से कहा जाता रहा कोई सुनवाई नहीं हुई। कहा 9 दिसंबर को आना, इनको 9 दिसंबर की तारीख दी गई है, 4 दिसंबर तक एसआईआर पूरा। 9 दिसंबर को ये जो वोटर रोल है, ड्राफ्ट वोटर रोल, वो ड्राफ्ट आ जाएगा। उसके बाद आकर आप आपत्ति दर्ज करो, स्टे लगाने की बात न करो। बीच में स्टालिन फंसे रहे और उनको 4 दिसंबर का डेट दिया गया। अब जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाकर वह अपनी थोथली दलील देते रहो, मोदी को बदनाम करने की नई साजिश रचते रहो, लेकिन कपिल सिब्बल की जो दुर्दशा हुई है वो आगे सोचने पर मजबूर होंगे कि पैसे के खातिर ये जो कुछ हमें फीस मिल रहे हैं उसके खातिर इस उम्र में कितनी बेइज्जती होनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सारे जूनियर वकील भी देख रहे हैं कि आपके पास अब कोई आधार बचा नहीं, लॉजिक बचा नहीं है कि किसी के मुकदमे की पैरवी कर सकते हो, आप केस जिता सकते हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।